गाइस, हमारे चैनल पाटिल इवैल्यूएशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लक्ष्मीकांत के अध्याय 14 संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंध में की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में एकल एवं संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल एवं एकात्मक सरकार वह है जिससे समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह होती है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रपूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, सूडान आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रपति सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से तालिका नंबर 14.1 में किया गया है। संघीय शब्द लैटिन शब्द फेडरल फ्यूडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन का एक नया राजनीतिक व्यवस्था है जिससे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघियों में इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य या कैंटोन या प्रांत, कैंटोन जैसे स्विट्जरलैंड या प्रांत जैसे कनाडा, गणराज्य जैसे रूस को पुकारा जाता है। संघ सरकार दो रूपों में निर्मित होता है, वे हैं एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक जिम्मेदारी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका में। दूसरे मामले में एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है, उदाहरण के लिए कनाडा में। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिका क्रांति 1775 से 83 के बाद 1787 में बना। इसमें 50 राज्य मूलतः 13 राज्य समाहित थे। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांत मूलतः 4 थे से नहीं था भी काफ़ी पुराना है, जो कि 1867 से निर्मित हुआ है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया: देश का बृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। जैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला, अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है तथा राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत का संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिका मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से उन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है: पहला, उनका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीके। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता का प्रयोग। कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। संविधान की संघीय विशेषताएं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, द्वैध राज्य पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र व राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्र में संप्रभुता शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे को देखती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। दूसरा, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, 365 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें की शक्तियाँ एवं उनके प्रयोग का विस्तृत विवेचना
है, अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति के उत्पन्न नहीं होने देते हैं। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्यों एवं दोनों के संबंधित सूचियाँ निर्धारित हैं। केंद्र सरकार में 90 विषय हैं, मूलतः 97। राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूलतः 66, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी राज्यों की तुलना में। अवशेषी विषय अर्थात जो किसी भी सूची में ना हो, केंद्र को दिए गए हैं। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इनके उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों, विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। पाँचवा, कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान की संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वह प्रावधान जो संघीय संरचना अथवा केंद्र राज्य संबंध तथा न्यायिक संगठन से संबंधित हो, मात्र केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति संतुष्टि से संशोधित किया जा सकता है। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों के आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। छठवां, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने 2 कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के निपटाने के लिए। संविधान ने विभिन्न तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें इत्यादि। सातवां, द्विसदनीय विधायिका। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों पूर्ण रूप से का करता है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। संविधान की एकात्मक विशेषता। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफ़ी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा बात करेंगे संविधान में। हेलो, दूसरी केंद्रीय सूची से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है। तीसरे, संवर्धित सूची में केंद्रीय को उजागर रखा गया है। अंततः अवशेषी शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। दूसरा, राज्य अनाश्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा इसके अनेक सीमाएं या राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए असाधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ नाश्वर राज्यों का अनाश्वर संघ है। दूसरी तरफ अमेरिका संघ अनाश्वर राज्यों का अनाश्वर केंद्र है। तीसरा, एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इसके इतर राज्यों को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी संविधान है। राज्यों केंद्र दोनों को किसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था। चौथा, संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। पाँचवां, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्व दिया जाता है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। छठवां, आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है: राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र से पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं।
यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। इसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। 7वां, एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यह केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संसदीय व्यवस्था वाले देशों में जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। 8वां, एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इससे अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्रीय एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होता है। दूसरी ओर अमेरिका के न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। 9वां, अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFOS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है, अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खाते का भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्ती बिना राज्यों की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों की लेखा के संबंधित कोई भूमिका नहीं है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाते हैं, बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना देता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्य सभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधित शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। 12, राज्यपाल की नियुक्तियाँ। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंडे के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र और राज्य नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत की कनाडाई प्रणाली से एकीकृत है। 13, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग ने न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी करवाता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका के संघ दोनों के निर्वाचन के लिए अलग अलग श्रेणी होती है। 14, राज्यों की विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इन्हें न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विषयों पर वीटो अधिकार है, लेकिन अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्तता इकाई और अन्य कई तरह की व्यवस्था है।